हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो इसमें आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एंड सर्विस प्राइस इंडेक्स। दोनों छोटे छोटे से टॉपिक है, 5-6 मिनट में कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स से। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इंडिया में लॉन्च हुआ था जुलाई 2007 में। कहाँ पे लॉन्च हुआ था? मुंबई में लॉन्च हुआ था। तो बेसिकली जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लाया गया था, ये लाया गया था इंडियन होम लोन्स को रेगुलेट करने के लिए। इंडिया में जो होम लोन्स दिए जाते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लाया गया था। और जब ये हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आया था तो इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च करा था नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने। और उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था, ये जो इंडेक्स आया था नेशनल हाउसिंग बोर्ड का, उसका नाम था NHB रेजिडेक्स, नेशनल हाउसिंग बोर्ड रेजिडेक्स। तो शुरुआती दौर पे इसमें कम सिटीज थी, धीरे धीरे इसमें और सिटीज ऐड होती गई। करंटली इसमें टोटल 50 सिटीज है और इसका जो बेस ईयर है वो है 2012-13 का। खैर ये चीजें तो चेंज होती रहती है। ये जो सिटीज है, ये क्योंकि जो इसका डाटा आता है वो क्वार्टरली बेसिस पे असेस किया जाता है, तो इसीलिए अब इसमें जो नंबर ऑफ सिटीज है वो भी चेंज हो सकती है और इसका जो बेस ईयर है वो भी आने वाले टाइम में चेंज होता रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लाने की जरूरत पड़ी थी सो दैट कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। तो इसके और क्या पर्पस थे, इसके ऑब्जेक्टिव और क्या थे? इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो ब्रोकर थे ना, वो पहले क्या करते थे, कई बार लोगों से बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर लेते थे घर का। तो ब्रोकर लोगों से ज्यादा पैसा ना ले पाए, इसीलिए जरूरत पड़ी थी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स लाने की। अब देखो, नॉर्मल बंदा है जो घर खरीद रहा है, अब उसको इतना प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा नहीं पता होते कि मार्केट में प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है। अब ब्रोकर क्या करते थे, अब ज्यादातर जो बंदा घर लेना चाहता है, जिसने घर लेना होता है, अब उसको तो पता नहीं है कि कहाँ पे घर मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, वो जाकर किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा या फिर किसी मिडिल मैन को कांटेक्ट करेगा, उसके थ्रू ही तो जाके वो फिर प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है उससे मिलेगा ना। तो अब ये ब्रोकर क्या करते थे, पहले ये अपनी मर्जी से हायर जो रेट होते थे घरों के वो चार्ज कर लेते थे। लेकिन जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जब आया तो उसके बाद इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, लोगों को जो प्रॉपर्टी के रेट थे वो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के थ्रू पता चलने लगे। तो अब ब्रोकर जो थे वो ज्यादा प्राइस चार्ज इनसे नहीं कर सकते। दूसरा, अब जो बैंक्स है या हाउसिंग फाइनेंस जो लोगों को देती है, अब देखो किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो कैश घर खरीद ले, क्योंकि देखो घरों के प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज्यादा होते हैं, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इतनी रेंज में घर के रेट होते हैं। तो अब किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, बंदे के पास पैसा कितना इकट्ठा कर लेगा, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इकट्ठा होगा। तो वो पैसा दे के कुछ पैसा वो क्या करता है, आगे इंस्टॉलमेंट्स में बैंक से लोन करवा लेता है और बैंक को इंस्टॉलमेंट्स में देता रहता है। अब ये जो बैंक है जो फाइनेंस कर रही है घर को, अब किसी को घर लेने में उसकी हेल्प कर रही है, उसको फाइनेंस कर रही है, तो वो बैंक कैसे असेस कर पाएगी कि क्या वो बंदा जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो असली दाम पे खरीद रहा है, क्या उसको प्रॉपर्टी उसके सही रेट पे मिल रही है। तो बैंकों को पता चलता था, जो भी फाइनेंस करती थी बॉडीज, उनको इस चीज का पता चलता था हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के थ्रू। और इसके साथ साथ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी पता चल जाता था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हाउसिंग फाइनेंस करवाने के बाद बैंकों में आकर पैसा वापस किन्होंने किया, किन्होंने नहीं किया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी इससे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के थ्रू पता चल जाता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायर को रियलिस्टिक प्राइस इंडेक्स पता चलने लगा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आने के बाद के असली प्राइस जो प्रॉपर्टी के है वो क्या है। क्योंकि पहले क्या होता था, अब पहले किसी ने घर लेना है वो कैसे जज करेगा कि प्रॉपर्टी के रेट कितने हैं? वो मार्केट में इन्फ्लेशन देखेगा, ज्यादा से ज्यादा CPI इन्फ्लेशन देख लेगा कि CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जज कर पाएगा ना रियल रेट क्या चल रहा है, असली प्रॉपर्टी के रेट क्या है, वो उसको नहीं पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा वो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की इन्फ्लेशन देख लेगा, उसके थ्रू रेट पता कर लेगा, उसके थ्रू जज कर लेगा, आइडिया लगा लेगा कि प्रॉपर्टी के रेट क्या हो सकते हैं। लेकिन असली प्रॉपर्टी के रेट क्या है वो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स के थ्रू ही पता चलते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं सर्विस प्राइस इंडेक्स से।
सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है जो टर्शियरी सेक्टर होता है। अगर हम टर्शियरी सेक्टर देखें तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो जीडीपी में पिछले 10 सालों का अगर हम डाटा देखें तो पिछले 10 सालों में जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी में अप्रॉक्सीमेटली 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो भी हमारी जीडीपी होती है उसका जो 60% कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारे टर्शियरी सेक्टर से, हमारे सर्विस सेक्टर से। अब देखो सर्विस सेक्टर का जीडीपी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो हमारे पास कोई ना कोई सर्विस प्राइस इंडेक्स भी तो फिर होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। इंडिया में कोई भी ऐसा सर्विस प्राइस इंडेक्स नहीं आया। हमारे पास कौन सा इंडेक्स है? हम इन्फ्लेशन जो चेक करते हैं, हम जो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं वो WPI के बेसिस पे मेजर करते हैं, और WPI के बेसिस पे जो हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर की आ जाती है, प्राइमरी सेक्टर का इंडेक्स हमें पता चल जाता है, सेकेंडरी सेक्टर का इंडेक्स पता चल जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में कितनी इन्फ्लेशन हुई है वो चीजें पता चल जाती है। लेकिन इसमें टर्शियरी सेक्टर को कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, कहीं पे भी यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर के बारे में मेंशन नहीं होता। हर जगह पे जहां पे भी आप इन्फ्लेशन चेक करते हो, WPI इन्फ्लेशन चेक करोगे तो वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ही रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, क्योंकि देखो WPI में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, टर्शियरी सेक्टर तो उसमें है ही नहीं है, तो टर्शियरी सेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी बना था जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर अभिजीत सेन। तो उन्होंने WPI की सीरीज को 1993-4 में रिवाइज करने के लिए बोला था ना, साथ ही साथ इन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को इसको भी रिवाइज करने के लिए बोला था, जिसके हेड थे उस टाइम पे सी रंगराजन। लेकिन उस टाइम पे फिर वही सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग, सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी इंडेक्स नहीं बनाया गया। उसके बाद 2005-6 की स्टार्टिंग की बात करें तो उस टाइम पे फिर एक एक्सपेरिमेंटल सर्विस प्राइस इंडेक्स लाया गया जिसमें टोटल 7 सर्विसेज इंक्लूड करी गई थी। कौन कौन सी? रेलवे, पोस्टल, एयर, टेलीकॉम, पोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इन 7 सर्विसेज का इसमें इंडेक्स तैयार किया गया था 2005-6 में। लेकिन स्टिल कोई भी सिंगल सर्विस प्राइस इंडेक्स अभी तक नहीं आया इंडिया में। कोई भी ऐसा सर्विस प्राइस इंडेक्स अभी तक इंडिया में नहीं बना जिसमें सारी की सारी सर्विसेज इंक्लूडेड हो। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बिजनेस साइकिल से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।